चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है CAA एंड इट्स इम्पैक्ट। तो सरकार ने CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया है। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो इसको अब सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। पहले जब इस बार एक बार बिल को लाया गया था, तब एक बार ये बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था, इवेंचुअली कन्वर्ट करा गया। तो आज इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, क्योंकि CAA, अगर आपको याद होगा, इससे रिलेटेड कितने आपके आंदोलन हो गए थे, कितनी वायलेंस हुई थी, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए थे। उसके बाद दिट इज कंसर्न विद 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस मुद्दे को समझना। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। The center notified rules for Citizenship Amendment Act, paving the way for the implementation of the controversial law more than 4 years after it was passed by Parliament in December 2019. 2019 में इसको पास कर दिया गया था, बट उसके बाद ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक एक ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा रहा, और फाइनली अब इसको सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो क्या है CAA लॉ, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, क्यों इसको लेकर आया जा रहा है, क्यों इस लॉ को क्रिटिसाइज करा जाता है, जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर हमारे पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट दोज क्रिटिसिज्म, वो सारी चीजें समझेंगे। तो CAA किसको बेनिफिट करेगा? थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं, और वो इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं बिफोर 31st December 2014 and seek citizenship of India. The group of people have been living in India illegally or on long term visas. तो या तो इनके पास LTV है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म वीजास, या इंडिया में इलीगली रह रहे हैं और भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं। तो ये कौन से लोग हैं? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग। कौन से रिलीजन के लोग? क्योंकि यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, बुद्धिस्ट धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं। माइग्रेंट्स कौन सी 3 कंट्रीज से? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, who have entered India before 31st December 2014 and seek citizenship of India. और या तो ये इंडिया में इलीगली रह रहे हैं, या फिर इनके पास LTV है, लॉन्ग टर्म वीजास। तो पहली बात तो भैया, लॉन्ग टर्म वीजा किसको बोलते हैं, ये भी सवाल आता है। लॉन्ग टर्म वीजा टू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान national coming to India on valid travel documents, valid passport and valid visa and seeking permanent long term visas, इसको बोलते हैं LTV, जिनको एक परमानेंट वीजा चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। LTV की डेफिनेशन क्या है? ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है अगर आपके CAA के ऊपर आती है। ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। किन कंट्रीज को टारगेट करा जा रहा है, किन कंट्रीज के जो माइग्रेंट्स हैं उनको एंटरटेन करा जाएगा अंडर CAA? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और कौन से धर्म के लोग? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस who entered India before December 31st, 2014 and seek citizenship of India. The group of people have been living in India illegally or on long-term visas. Is this clear to everyone? यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि LTV क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। तो दिस इज द बेसिक अबाउट CAA। और CAA का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फुल फॉर्म। दो 2019 के अंदर इसको पास कर दिया गया। कौन कौन से रिलीजन? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। ओके, क्रिश्चियन बोल रहा था मैं। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन। तो ये बन गया आपका HSB JPC। JPC से तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। ठीक है, और HSB से बन गया आपका हरियाणा सर्विसेज बोर्ड। हरियाणा सर्विसेज बोर्ड, हरियाणा सर्विसेज बोर्ड पर बैठी हुई है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, हरियाणा सर्विसेज बोर्ड पर बैठी हुई है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। तो इससे याद हो जाएगा, एक निमोनिक बन गया है। ओके, तो LTV तो ध्यान में रखना,
लॉन्ग टर्म वीजा क्या है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है CAA का। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था आपका, पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था 2016 के अंदर इन लोकसभा बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। पहली बार तब प्रेजेंट करा गया कि सिटीजनशिप के रूल्स को चेंज करना है। Bill was referred to Joint Parliament Committee, whose report was later submitted on January 7, 2019. Citizenship Amendment Bill was passed on January 8, 2019 by Lok Sabha, which lapsed with the dissolution of 16th Lok Sabha. तो 2019 के अंदर इसको पास कर लिया गया, यानी कि अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर जनवरी के अंदर डिसोल्यूशन हो गई तो खत्म हो गया था, और उसके साथ बिल भी, फिर इसको वापस इंट्रोड्यूस करा गया और दिसंबर के अंदर ये बिल आपका पारित कर दिया गया। CAA was passed to provide Indian citizenship to undocumented immigrants who entered India on or before 31st December 2014। और मैं जैसे कि मैंने आपसे बताया, हरियाणा सिविल सर्विसेज बोर्ड JPC, यानी कि ये जो कम्युनिटीज थी, इन कम्युनिटीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आपके यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर कर चुकी हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ओके, एक्ट वॉज पास फॉर माइग्रेंट्स ऑफ 6 डिफरेंट रिलीजन्स, ये भी हमने पढ़ लिया है, सच एज कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस। HSB JPC फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, ABP हो गया, ABP न्यूज से ध्यान रखना है इसको, कौन की कंट्री से है, ABP न्यूज से है। ABP न्यूज तो बहुत पॉपुलर है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो थोड़ा सा निमोनिक है। अगर आप CAA को ध्यान में रखेंगे तो अगर आपको HSB JPC याद रह गया पहला, और कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, ABP न्यूज से आ रहे हैं। ठीक है, ABP न्यूज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ओके, अब अंडर दिस एक्ट यहां पर हमने बात करी कि इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, इलीगल या अनडॉक्यूमेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट या फिर इलीगल माइग्रेंट किसको बोल रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट इस एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से एंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड वीजा। उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है कंट्री में आने के बाद, बेसिकली उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है भारत में आने के लिए। एंटर्स विद वैलिड डॉक्यूमेंट बट स्टेज बियॉन्ड द परमानेंट टाइम पीरियड। मान लीजिए डॉक्यूमेंट लेकर तो वो आया, पर डॉक्यूमेंट के साथ वो इंडिया में सिर्फ 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम पीरियड दिया गया था उतने में उसे रुकना था। फॉर एग्जाम्पल उसको 2 महीना रुकना था, बट वो अपना स्टे ओवर कर चुका है, 2 महीने की जगह 2 साल हो चुके हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट में गिना जाएगा। तीसरी है, इलीगल माइग्रेंट्स में बी पुट इन जेल और डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द पासपोर्ट एंट्री इंडिया एक्ट 1920। तो इन इलीगल माइग्रेंट्स को जेल में डाला जा सकता है, या फिर जिन कंट्रीज से ये आते हैं उन कंट्रीज में इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये इलीगल माइग्रेंट सबको समझ में आया। इलीगल माइग्रेंट कौन है, जिसकी CAA के अंदर डेफिनेशन करी गई है, और ये तीनों के तीनों आपका इनसे MCQ बन सकता है, इनसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एम क्या है CAA का, CAA aims to give citizenship to the target group of migrants even if they do not have valid travel documents as mandated in the Citizenship Act 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता था कि भैया आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ट्रैवल के, बट जो आपका CAA है इसमें काफी सारी चीजों को बदला गया है, और जितने भी ये इलीगल माइग्रेंट्स है जो 6 डिफरेंट रिलीजन के हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा रूल्स को रिलैक्स करा गया है। अगर इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तब भी इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। CAA presume that the members of these communities who entered India faced religious persecution in these countries। अब भारत ये मानता है कि जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है, और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है आपके हिंदूज, पारसी, सिख्स, क्रिश्चियंस, इन सब जो 6 कम्युनिटीज की हमने बात करी, इनको परसिक्यूट करा गया, इनको सताया गया है, और ये वहां से भाग के आए हैं, और भागने के चक्कर के अंदर इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे हैं, या इनसे वो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए हैं, या उनको जला दिया गया है, या वो इनसे खो गए हैं, तो इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे ये अपने आप को
और अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर सके। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि सिंस इनको वहां पे परसिक्यूट करा जा रहा था, इनको मारा जा रहा था, इनका कन्वर्जन करा जा रहा था, इनको बोला जा रहा था या तो आप घेटोवाइजेशन करा जा रहा था कि अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे, अगर आप अपना धर्म नहीं बदलेंगे या फिर आप हमारे तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो उस चक्कर में ये माइग्रेंट करके इलीगल माइग्रेंट बन गए, तो इनके पास दे माइट बी हैविंग नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ओके, so the law has also cut the period of citizenship by naturalization from 11 years to 5 years. पहले 11 साल था, उसको 5 साल कर दिया कि 11 साल से आप इंडिया के अंदर रह रहे हो। अंडर द CAA rules, immigrants from these countries are only supposed to prove the country of their origin, their religion, date of their entry into India, knowledge of an Indian language to apply for Indian citizenship. तो आप देखोगे काफी ज्यादा रिलैक्स रूल्स रखे गए हैं। क्या रूल्स है इनके लिए? इनको बस प्रूव करना है कि ये कौन सी कंट्री से आए हैं, मतलब ये पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान के हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड, इनका धर्म क्या है? जो हमने 6 रिलीजन्स की बात करी है, जो HSB JPC है, उनमें से कौन सा रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनको बताना है इन्होंने भारत में कब एंट्री ली, ठीक है, भारत में कब एंट्री ली। अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए तो ऑब्वियसली दे कैन अप्लाई। उसके बाद चौथा नंबर है नॉलेज ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज, कौन सी इंडियन लैंग्वेज इनको आती है, ठीक है। उसके बाद टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये CAA के रूल्स है। तो आप जरा देखोगे डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा फोकस है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए, इंडियन से सिटीजनशिप दी जाए, और जो प्रोसिक्यूशन इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सहा है उसके ऊपर थोड़ा मरहम लगाया जाए। इनको बेसिकली इनको सोसाइटी में लाया जाए, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाए और इनके साथ अच्छा व्यवहार हो। ओके, नेचुरलाइजेशन की ये थोड़ा पॉलिटी का एंगल है जो आपके लक्ष्मीकांत में होता है। तो बस मैंने नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो डाल दिया है। तो दिस इज फ्रॉम CDA, CAPF, UPSC, IB एग्जाम से वगैरह आ सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दिस इज ओनली कि व्हाट इज द थिंग, अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही और शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 इयर्स। ओके, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात के थ्रू मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत में जाके सिटीजनशिप एक्ट 1955 को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट CAA। तो ये हमारे परव्यू से बाहर है क्योंकि ये तो आपके मेन कोर पॉलिटी की सिलेबस का है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। जो 6 रिलीजन्स है, तो एक्ट एड्स दैट द प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप ऑफ अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई। अब इस रूल के अंदर भी CAA के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है? Undocumented immigrants will not apply to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura as included in the 6th schedule of the Constitution. अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है, आपको पता है बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स थे, वो नॉर्थ ईस्ट में चले गए थे। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन्होंने बोला अगर आप इन तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स को लीगल कराओगे तो जो असम अकॉर्ड्स हुई थी उसके अगेंस्ट होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अकॉर्ड्स करी गई थी, और फिर ये लीगल बन जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। फर्स्ट पार्ट। ओके, these tribal areas include Karbi Anglong in Assam, Garo Hills in Meghalaya, Chakma district in Mizoram and Tribhuvan areas, जिसके अंदर ये एक्सेप्शन वैलिड होगा। ओके, it will also not apply to areas under the inner line permit under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873। इनर लाइन परमिट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट में जगहों में इनर लाइन परमिट लगा रखा है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या उस स्टेट गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है उन एरियाज में घुसने के लिए। तो जहां पर भी इनर लाइन परमिट वाली स्थिति है कि आपको परमिट लेके घुसना पड़ता है, तो वहां पर भी ये CAA का लॉ नहीं लगने वाला। तो यानी कि एक्ट आपका मेघालय, असम, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है यहां पर नहीं लगने वाला है। उसके अंदर 3 एरियाज की हमने बात करी, कार्बी एंगलोंग, चकमा, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, और उसके अलावा जो इनर लाइन परमिट है ILP एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पर भी ये नहीं लगेगा। ओके, सो इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट issued by government of India to allow inward travel of Indian citizen into a protected area for limited period। तो इंडियन सिटीजन को भी लेनी पड़ती है, तो अगर यहां पर कुछ इलीगल माइग्रेंट्स है तो उन पर भी CAA लागू नहीं होगा। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। उसके अलावा रूल्स को बहुत रिलैक्स करा गया है। दे हैव बीन रिलैक्स्ड वेरी सिग्निफिकेंटली। अर्लियर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान along with a copy of valid residential permit of India has been virtually done away with। तो पहले तो आपको ये चाहिए होता था, अगर आप देखो
तो फर्स्ट यू नीडेड एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का। उसके बाद रेजिडेंशियल परमिट होना चाहिए आपके पास, वैलिड रेजिडेंशियल परमिट ऑफ इंडिया जो आप रह रहे हो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, इनके पास ज्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, तो इस रूल को ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू CAA रूल्स, अ बर्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, any license or certificate, land or tenancy record, or any other document issued by these countries which proves the applicant was their citizen would serve as a proof of citizenship of these countries. Okay, तो ये वो सारी चीजें जो आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, लाइसेंस और सर्टिफिकेट, लैंड ऑन टेनेंसी, इनमें से कुछ भी जो मिलेगा उससे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। एनी डॉक्यूमेंट दैट शोज द ईदर ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ हैड बीन सिटीजन ऑफ वन ऑफ द 3 कंट्रीज। तो आप अपने बारे में कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट कि आप ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हो, या फिर अपने दादाजी दादी जी, या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का, तो 3 जनरेशन में से किसी से भी अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो आप देखिए काफी रूल्स को रिलैक्स करा गया है। उसके बाद प्रोसेस कैसे होंगी आपकी एप्लीकेशन। Opposition rule states including Kerala and West Bengal have said they will not implement CAA. Obviously they will not, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम्स का वहां पर। तो मुस्लिम्स मान रहे हैं काफी जगहों पर कि ये उनके अगेंस्ट है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस बुलाई गई हैं, जो रिलीजन्स को ऑफर करे गया उसके अंदर इस्लामिक रिलीजन्स को, इस्लामिक रिलीजन मुस्लिम्स उसमें नहीं इंक्लूड करे गए हैं। ओके, तो ऑब्वियसली केरला और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनका मुस्लिम बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो बोल रहे हैं हम इंप्लीमेंट करेंगे नहीं से। बट इस लॉ के अंदर ट्वीकिंग ही इस तरीके से करी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर रहेगी ही नहीं। ओके, अंडर द रूल्स हाउएवर सेंटर हैज ट्वीक्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज इन सच अ वे दैट स्टेट्स विल हैव लिटिल से इन द मैटर, कि स्टेट्स के पास कुछ तरीके की पावर रहेगी ही नहीं। तो केंद्र सरकार पागल तो है नहीं, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से चेंज करना है। ओके, thus while citizenship applications were earlier made to district collector who is under the administrative control of the state government, the new rules provide for empowered committee and a district level committee DLC to be instituted by the center to receive and process the application which are to be submitted electronically. अब जरा सोचिए कितना स्मार्ट मूव करा गया है, ठीक है, देखिए कितना स्मार्ट मूव करा गया है, राइट। पर यार रिचा, पाकिस्तान में किसकी मेजोरिटी है, कौन सी कम्युनिटी की मेजोरिटी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में है? और तो परसिक्यूटेड कम्युनिटी कौन सी होगी? अगर मेजोरिटी कम्युनिटी है तो परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटी होगी आपकी हिंदूज, सिख, ये जितने भी है, ये सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है उनके लिए बिल बनाया गया है, क्योंकि वो भागेंगे ना, मेजोरिटी कम्युनिटी क्यों भागेगी, वो तो आराम से रह रही है। अगर आप देखो बांग्लादेश के अंदर किसको, वो मंदिर वगैरह किसके तोड़े गए, किसके मंदिर तोड़े गए? पाकिस्तान में किसके तोड़े जा रहे हैं? because they are already in majority in those 3 countries, it's for minorities who have been persecuted. Yes, exactly. रिचा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो यार, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एसएसबी में बताया, स्टार्ट रीडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। मुस्लिम्स को नेचुरलाइजेशन लॉ के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा रे, तो हमारा सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन लॉ है, जैसे अहमदिया मुसलमान है उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दिस लॉ इज बेसिकली फॉर दी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज एंड स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। एवरीवन, व्हाटएवर टॉपिक इज बीइंग कमिंग, प्लीज रीड इट। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहा है, मुझे पल्लवी, तनीषा, यू गाइस आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, आई कैन सी इट, तुम्हारी वो लाइंस में आ रहा है, ठीक है। तो रिचा, यू आर नॉट रीडिंग, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू कैन नॉट कम ब्लैंक इन द क्लास। आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट 4-5 दिन से लगातार इंडियन एक्सप्रेस में CAA पे आ रहा है, ठीक है। यस, इट कैन बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, यस गौरव, ठीक है। आप देख रहे हो लास्ट 4-5 दिन से लगातार इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है CAA के बारे में, तो अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा। यस, दिस वाज इन यस्टरडेज इंडियन एक्सप्रेस। यस, मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी मैंने CAA लिया। CAA थोड़ा सोशल टॉपिक ज्यादा है, बट इसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशन की, मान लीजिए कुछ ऐसे लोगों को सिटीजनशिप मिल गई जो एक्चुअल में स्लीपर सेल्स थे, बाद में टेररिस्ट निकले, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें आपको करनी है, राइट, ठीक है। यस सर, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी था, तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने भी कल वो आर्टिकल पढ़ा था, आपको मेरी बातें और अच्छी समझ में आ रही है ना? जो मैं अब समझा रहा हूं तो तुम्हें और अच्छा पूरा रिवाइज हो रहा होगा। कल अखबार में पढ़ लिया, संजय सर के साथ पढ़ लिया, पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा होगा।
हाँ सर यही पढ़ा था, पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है, दिमाग में घुस रहा है। इट हैपेंस। तो प्लीज रीड इट, रीडिंग की हैबिट डालो। इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ो, मैं एक ही अखबार बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, उसके अंदर इट विल हेल्प। जैसे आने वाले दिनों के अंदर हम दो टॉपिक और लेने वाले हैं, मतलब दो टॉपिक जो मेरे दिमाग में, एक तो रिलेटेड टू दिस, वील टॉक अबाउट इसराइल हमास रशिया यूक्रेन, एंड थ्री टॉपिक्स जो मेरे स्टे, एंड वन रिलेटेड टू एआई। ये बहुत चल रहे हैं, तो इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लेंगे। बट एनीवेज अभी तो अब इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर झोल देखो कैसे था। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, केरला और वेस्ट बंगाल और जितने भी ये स्टेट हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं या फिर बोलते हैं हम ये रूल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो पहले रूल ये था कि मान लिया जाए हम सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट है, मैं, सन्नी, पूजा, पल्लवी, गौरव, रिचा, हम सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट हैं। तो पहले हम केरला और बंगाल में रहते तो हम डीएम के पास जाते। अब डीएम था स्टेट के कंट्रोल में, वो मना कर देता, ठीक है? अब क्या करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बोला कि डीएम की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाएगी, एम्पावर्ड कमेटी, उसके अंदर अपने बंदे बिठाएगी, और उसके अंदर बोला आप डिजिटली फाइल कर देना एप्लीकेशन। अगर रोड पे लोग चलते हुए दिखते तो पता भी लगता कि भैया उसके ऑफिस में जा रहे हैं। ये तो डिजिटल एप्लीकेशन, वर्चुअल एप्लीकेशन में थोड़ी किसी को पकड़ पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वर्चुअल एप्लीकेशन तो सीधा सेंटर को चली गई और ग्रांट हो गई सिटीजनशिप, और ग्रांट सिटीजनशिप का लेटर आ गया तो स्टेट मना कर नहीं सकता। आप समझ रहे हो क्या चंटपंती दिखाई है यहाँ पर, क्या चालाक बन गई है केंद्र सरकार। इन्होंने कहा है एक एम्पावर्ड कमेटी बैठाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बैठाएगी, कोई स्टेट का लेना देना नहीं। उसके बाद एंड टू रिसीव एंड प्रोसेस द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी डिजिटल जाएगी, सेंटर का बंदा पहुंच जाएगा, ओए एप्लीकेशन एप्लीकेशन भरो भरो भरो, सबमिट हो गई, सबमिट के बाद आ गया, ठीक है? आप देख रहे हो चालाकी, देख रहे हो यहाँ पे, यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग? तो स्टेट गवर्नमेंट कर क्या लेगी, क्या कर लेगा केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जो भी इंप्लीमेंट ना करना चाहे, कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर, पता ही नहीं लग रहा उनको, ठीक है? वेरी स्मार्ट। ओके, एप्लीकेशन विल बी मेड टू दिस डीएलसी, जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, एंड देयर फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द एम्पावर्ड कमेटी। तो ये जो डीएलसी है और एम्पावर्ड कमेटी है, दोनों ही सेंटर की है, दो कमेटी बिठा दी, दोनों सेंटर की है, डिजिटल एप्लीकेशन आ गई, समझ? ठीक है, yes this government counters now Kerala and West Bengal might come, CM might not be able to do anything, yes yes, काफी हाई चांसेस, ठीक है? अब क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है जो रिचा ने बोला और आप बहुत सारे बच्चों ने बोला, ठीक है? ओके, इसमें है दे आर हैप्पी एप्रिशिएट द CAA फॉलोड बाय अ कंट्री वाइड compilation of national register of citizens will benefit non-Muslim excluded from the proposed citizen register which excluded Muslims will have। तो बेसिकली यही है कि जो आप सब बोल रहे हो कि इस एक्ट का फायदा नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को है, राइट? अगर आप देखा जाएगा बेसिकली, देखिए फोकस ही परसिक्यूटेड कम्युनिटीज पर है। तीन कंट्रीज में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो तीन परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है उसके ऊपर है। यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वहां से काफी सारे मुस्लिम लोग भी हैं जो भागकर आए होंगे, उनको इस एक्ट से शायद फायदा ना मिल पाए। It contradicts the Assam Accord of 1985, which states that the illegal migrants, irrespective of religion, heading from Bangladesh after 25th March would be deported। यही मैं आपसे कह रहा था, एक ये इशू भी है। बट इसके अंदर वो कहते हैं कि हमने कुछ कुछ इलाके असम, मेघालय के अंदर ये एक्ट लागू ही नहीं होगा। There are estimated 20 million illegal Bangladeshi migrants in Assam. They have inalienatingly altered the demography of state, besides putting several strain on state resources and economy। रिचा, ये आपके सवाल का जवाब है कि नॉर्थ ईस्ट को क्या प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में यही प्रॉब्लम है। अब देखो ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग, अब असम की पॉपुलेशन मान लिया थी 1000, और ये बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आ गए 1 लाख। अगर इन 1 लाख को सिटीजनशिप मिल जाएगी तो इन 1000 की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना। नेता भी तो 1 लाख वाले चूज करेंगे, स्टेट की रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, जो 1000 ओरिजिनल लोग थे वो तो खत्म हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आए हैं, अगर इनको राइट्स मिल गए तो खत्म, एवरीवन अंडरस्टूड। तो तुम्हारे जो ओरिजिनल लोग थे उनकी तो वैल्यू खत्म, क्योंकि जब नेता वोटिंग होगी तो ये जिसको जिताएंगे वो जीतेगा ना, 1000 वाला थोड़ी जीतेगा, लाख वाला जीतेगा, क्योंकि मेजोरिटी हो गई उनकी। जिनके ज्यादा लोग हैं उनकी बाहुबली बन जाएंगे, वो स्टेट की रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, राइट? यस यस पल्लवी, यही तो पॉइंट है कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स को भी ऐड करना चाहिए फ्रॉम सेकुलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन एज यू सेड कि भैया पॉइंट ये है, परसिक्यूटेड कम्युनिटीज को हेल्प करना है ना, मुस्लिम तो वहां पर मेजोरिटी के अंदर है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, इसी के ऊपर डिबेट चल रहा है।
ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। बाकी एक बार स्लाइड पढ़ो, जो आने वाले पॉइंटर्स हैं इनको पढ़ो। बट पल्लवी, इसके अंदर काउंटर पॉइंट किसी का ये हो सकता है ना कि हम तो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, तो सारे रिलीजन को अगर हम सेम देखते हैं तो वहां पर मुस्लिम्स के अंदर की भी परसिक्यूट हुए होंगे, उनको भी देना चाहिए। अब दिक्कत यह है, अगर मुस्लिम्स को भी ये दे दिया जाए तो इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश फायदा भी उठाएगा कि वो अपने स्लीपर सेल और टेररिस्ट को भी भेज सकता है। और उनको अगर सोचिए, मान लिया जाए 100 लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं और एक्चुअल में परसिक्यूट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया सिटीजनशिप तो दे ही रहा है इनको, या फिर 2014 से पहले उनको भेज रखा था, जरा प्लानिंग समझो। तो ये जो 30 लोग थे ये भी इनके साथ मिल गए, और ये जो थे ये स्लीपर सेल्स थे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के टेररिज्म के। तो इनको प्रॉपर सिटीजनशिप मिल गई। अगर इनको प्रॉपर सिटीजनशिप मिल गई, सोचिए कितना हड़कंप मचा देंगे कंट्री के अंदर। अब आया तुम्हें समझ कितना डेंजरस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये। 2014 से पहले बहुत सारे लोग हुए हैं। दैट्स द इशू विच कैन कम। मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नाइटमेयर हो जाएगी ये सिचुएशन। एक एक इशू ये भी आता है। सबको समझ में आया? एक इशू ये भी आ सकता है ना भैया, वो स्लीपर सेल निकल गया, आतंकवादी निकल गया, मतलब अच्छे लोगों के साथ थोड़े बुरे लोग भी आ गए। दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। अब देख लो, इसके अंदर तमिल फ्रॉम श्रीलंका और हिंदू रोहिंग्या म्यांमार से इसके अंदर इंक्लूड नहीं करे गए। तो ये बोला जा रहा है कि भैया ये तो हिंदू है और तमिल है, इनको क्यों नहीं ऐड करा गया? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म करा गया है इसके अगेंस्ट। ओके, उसके बाद डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड। अब ये तो ऑब्वियसली इश्यू रहेगा। जैसे कि पहले बोल रहा था ना कि ऐसा कोई ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, मैं परसिक्यूटेड हूं, मैं परसिक्यूटेड नहीं हूं। यू कांट प्रूव दैट, राइट, कि मुझे सताया गया है, मुझे नहीं सताया गया है। ये तो थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। वो तो सभी को मिलेगा। जो 4 परसिक्यूटेड थे और 4 इलीगल माइग्रेंट थे, अगर 2014 से आ गए और इन 6 रिलीजन से, उन सबको कैन यू, बहुत मुश्किल है ऐसे करना ना कि मुझे सताया गया था, मुझे सही सताया गया था। इट्स वेरी डिफिकल्ट until unless they put something. The act throws the light on the religious operations that has happened and is happening in these 3 countries and thus may worsen our bilateral ties with them. तो ये अब कह रहा है कि इस वजह से, मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि ये परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं 3 कंट्रीज के अंदर। तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि इन 3 कंट्रीज की जो कंट्री की जो नेशनल गवर्नमेंट है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माइनॉरिटीज, और हम बेसिकली इनडायरेक्टली इनको बोल रहे हैं कि आपने अपनी सिटीजन्स की टेक केयर नहीं करी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो हमारे कैसे ही संबंध है। अफगानिस्तान में तो तालिबान बैठा, और पाकिस्तान आपको पता ही है। थोड़ा आई थिंक वी नीड टू टेक केयर विद बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना जी के साथ हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल टाइज है। पाकिस्तान के साथ तो अभी शहबाज शरीफ फिर से आ गए हैं, तो वो तो माइक तोड़ू पीएम है, ठीक है। माइक तोड़ू पीएम आपने देखा, वो बोलते हैं तो माइक हिलते हैं, ओ पूरा हिल जाता है। ठीक, तो उनके साथ तो अब क्या ही संबंध है, टाइम बताएगा। Many non-Hindus were converted forcefully, so now they are Muslims, so it will be very difficult to differentiate. Pallavi, very good यार, very very good। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है पल्लवी का। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो कितने कन्वर्जन्स तो इंडिया में इस तरीके से करेगा ये, जो मुगल्स के टाइम पर या उससे पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे करेगा। तो अभी जो हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा, इस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मतलब लोग इसके अगेंस्ट, क्रिटिसिज्म तो पढ़ लिया, आप बोलते हैं भैया इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट्स है, इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। वो कैसे? Ahmadiyas and Rohingyas can still seek Indian citizenship through if they enter with valid documents। अब वो कहते हैं कि जो अहमदिया मुसलमान है या रोहिंग्याज है, वो जो नेचुरलाइजेशन है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, CAA के थ्रू नहीं। तो अभी भी, मतलब अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, दे कैन अप्लाई, बट उनको CAA नहीं मिलेगा। In any case, since India follows the principle of non-refoulement, they would not be pushed back even without acceding to refugee। अब इंडिया के अंदर ये भी अगर कोई आ जाता है तो उसे हम वापस नहीं भेजते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, की वी विल नॉट बी पुशिंग देम बैक फ्रॉम द कंट्री दे हैव कम। सो इवन विदाउट acceding टू रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, जो कहता है कि आप उन्हें वापस ना भेजो, तब भी हम ये मानते हैं कि अगर ये भारत के अंदर आ गए तो हम इनकी टेक केयर करेंगे। If a Shia Muslim is facing persecution and is in India seeking shelter, his case continues to reside in India as a refugee shall be considered on its merit and circumstances। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि अगर वो शिया मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर आ जाता है, रिसाइड करता है, तो मेरिट्स देखी जाएंगी केस की, सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, और कोशिश यही करी जाएगी कि उसको वापस ना भेजा जाए। ओके,
With regard to Baluchi refugees, Balochistan wale, Balochistan has long struggled to be an independent of Pakistan, and including Baluchis in the CAA could be perceived as an interference in Pakistan internal affairs. नहीं तो अगर हम बलोचीज को अगर हम CAA के अंडर ले आए, बलोचिस्तान आधा खाली हो जाएगा, बट फिर ये लगेगा कि हम पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखल कर रहे हैं. ये बहुत तगड़ी पॉलिटिकल मूव है और ये बहुत तगड़ी मूव है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए. पॉलिटिकली आप सोचो कि मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए कितनी तगड़ी मूव है. अजीत डोवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पाकिस्तान तितर बितर हो जाएगा, बट वी आर नॉट डूइंग इट. आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस वुड बी स्ट्रेट स्लैप, बहुत तगड़ा थप्पड़ होगा ये सीधा पाकिस्तान पर. CAA therefore does not exclude Muslims from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan from applying for Indian citizenship. They can continue to do so in the same way singer Adnan Sami, for example, applied for citizenship. तो वही है कि इनको CAA नहीं, आप बाकी सारे तरीकों से आ सकते हो. पली भी they can produce evidence of their parents or grandparents being Hindu. हाँ वो है. इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा फिर. हाँ वही अगर हम ये करेंगे तो इसके अंदर एक तरीके से तो कलेश ही हो गया ना. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे इससे तो भसड़ मच जाएगी अगर बलोचीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो. ठीक है, बलोचीज को एक्सेप्ट कर लिया, थोड़े बहुत चाइनीज को एक्सेप्ट कर ले जहां जिनका बुरा हाल है चाइना के अंदर, तो बस फिर देखो जंग मतलब चालू हो जाएगी आपकी. ठीक है, चलिए. तो एक्ट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 सॉवरेन स्पेस. टू बिगिन विद, जस्टिशिएबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप और लॉज that regulate the entry of foreigners is often treated as a sovereign space where the courts are electing to intervene. अब जैसे ट्रंप वर्सेस हवाई नंबर 17 यूएस का केस है. यूएस सुप्रीम कोर्ट upheld the travel ban for several Muslim countries, holding that regulation of foreign including ingress is a fundamental sovereign attribute exercised by the government. Political developments largely immune from judicial control. बेसिकली ये बात कही जा रही है, जब सॉवरेनिटी की बात आती है तो इवेंचुअल कंट्रोल जो है, यानी अगर आप फॉरेनर्स के अगेंस्ट कुछ रूल्स लगाते हो तो जो आपकी केंद्र सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पास ये पावर है कि वो ये कर सकती है और इसके अंदर कोर्ट्स इंटरवीन नहीं करेगा, क्यों आपकी सर्वोपरि है कंट्री की सॉवरेनिटी. सॉवरेन कहने का मतलब है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. एज अ सॉवरेन कंट्री यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान कि आप उनसे पूछ के डिसीजन लोगे या आप किसी और अपने आका से पूछ के डिसीजन लोगे. सॉवरेन, यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग योर इंडिपेंडेंट डिसीजंस. और यहां पर हम सॉवरेनिटी को सर्वोपरि इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप कौन सी रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को एंट्री दे रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है. अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं. Citizenship Amendment Act does not dilute the sanctity of the Assam Accord as far as the cutoff date of March 24th, 1971 stipulated for the detection, deportation of illegal migrants is concerned. Has not Citizenship Amendment Act is not Assam centric. It applies to the whole country. The Citizenship Amendment Act is definitely not against the National Register of Citizens, which is being updated to protect indigenous communities for illegal migrants. तो एनआरसी तो आपका बनाया ही जा रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिससे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स है वो पकड़े जाएंगे सिटीजनशिप, और उससे आपका असम अकॉर्ड्स भी डाइल्यूट नहीं होगा. तो इन दिस केस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डाइल्यूट नहीं करता है जो आपका असम अकॉर्ड है, जिसके अंदर कट ऑफ डेट बनाई गई है 24 मार्च 1971, डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स. तो ये असम सेंट्रिक नहीं है. CAA बेसिकली असम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, द एक्ट डज नॉट गिव अ कार्टे ब्लांचे टू हिंदूज, क्रिश्चियन एंड सिख्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू कम इन इंडिया एंड गेट सिटीजन. जस्ट G3 कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज ईच ऑफ दीज हैव बीन सिविलाइजेशनल टाइज विद इंडिया. अब आपको ये पूछना गया है कि इन्हीं 3 कंट्रीज को क्यों दिया गया है. भैया क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, इन कंट्रीज के साथ हमारा सबसे ज्यादा टाइप रहा है. आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो पाकिस्तान तो पूरा अखंड भारत में ही था. The circumstances in which they were partitioned from India have created a situation where Hindus and other minority population have been dwindling ever since. The partition के बाद कितना खून खराब हुआ, और जो हिंदूज की करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर वो दर्दनीय है, बहुत बुरी हालत है इनकी वहां पर. ओके, regarding including other countries in the neighborhood, the argument could be that we can deal with these separately if the need arises. We deal in the case of persecution of Sri Lankan Tamils. So regarding including other countries in the neighborhood, the argument could be that we can deal with them separately if the need. तो श्रीलंकन तमिल्स अगर हमें लगता है इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है ढंग से, और फ्यूचर में श्रीलंकन तमिल्स हो या कोई भी और अदर कम्युनिटी जो भारत से एसोसिएटेड है, इफ दिस इम्प्लीमेंटेड, तो गवर्नमेंट इन फ्यूचर कैन टेक स्टेप्स to implement that particular for Sri Lankan Tamils or some other communities.
यहां तक सबको समझ में आया? हिस्टोरिकल कनेक्शंस रिलेटेड टू दिस, न्यू नॉर्थ ईस्ट, आर्टिकल 14, इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। मतलब ऑब्वियसली सीडब्ल्यू के अंदर मुस्लिम्स को नहीं दिया गया है। ये नहीं है कि मुस्लिम्स के नॉट अप्लाई फॉर इट, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट बट नॉट थ्रू सीडब्ल्यू। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे संपन्न होता है। अब मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर और अगले टॉपिक की बात करेंगे।